पाठ 7 नया सवेरा। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 15 वर्ष पुरानी है। उन दिनों मेरे पास ड्राइवर नहीं था। हर काम के लिए मुझे ही कार चलाकर ले जानी पड़ती थी। घर के निकट ही पेट्रोल पंप था तथा उसके साथ ही कारों का सर्विस स्टेशन था। प्रायः शनिवार को मैं अपनी कार सर्विस स्टेशन ले जाती और वहीं रुकती जब तक उसकी सर्विस ना होती। वहाँ 2 जुड़वा भाई काम करते थे। एक का नाम रामू और दूसरे का शंकर था। वो बहुत गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जाते थे। उनकी एक विशेषता ये थी कि वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाएं बोल सकते थे। वो दोनों बहुत लगन से काम करते थे और सभी के चहेते थे। कार की सर्विस में लगभग 2 घंटे लगते थे। वो मेरे लिए पेड़ के नीचे एक कुर्सी रख देते और मैं छाया में बैठकर पुस्तकें पढ़ती रहती। धीरे धीरे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उनका जीवन निर्वाह बड़ा कठिन था। उन्होंने बताया कि उनके पिता नहीं थे। उनकी माँ मजदूरी करती थी। वो केवल 4ठी कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें पढ़ाता और मार्गदर्शन करता। काम करके उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उन्हें सुबह का नाश्ता तथा दोपहर का भोजन मिलता था। हाँ, ये जरूर था कि गाड़ियों के मालिक खुश होकर उन्हें इनाम दे देते थे। उन्हें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था। केवल रविवार को ही उन्हें छुट्टी मिलती थी। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने पर भी वो दोनों किसी बात के लिए शिकायत नहीं करते। मैंने कई धनी परिवारों के बच्चे देखे हैं जिनके चेहरे पर केवल चिड़चिड़ाहट तथा अप्रसन्नता दिखाई देती है। यदि उन्हें कोई काम करने को कहो तो वो बहाने बनाने लगते हैं। मैं समझती हूँ कि खुशी धन पर आधारित नहीं होती। धीरे धीरे मैं उनके लिए कभी कभी खाने का सामान तथा पुरानी कमीजें ले जाने लगी। वो खुशी खुशी उन रेशमी कपड़ों को स्वीकार करते, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी उन कपड़ों को पहने नहीं देखा। जब मैं पूछती तो वो कहते, मैडम, हम हमेशा काम करते समय गंदे कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ काम करते समय कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक बार मैं उनके लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें ले गई। जब मैंने उन्हें ये पुस्तकें दी तो उनके चेहरे उतर गए। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर उदासी की झलक देखी। वो बोले, मैडम, अब हमें पढ़ने की आदत नहीं रही। क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी? मैं तुम्हें यहाँ कहानी कैसे सुना सकती हूँ? तुम हर समय काम करते रहते हो। 4 बजे के बाद हमारे पास कुछ समय होता है, तब आप हमें कहानी सुना सकती हैं। उन दोनों की 2 जोड़ी आंखें जैसे मुझसे कहानी सुनाने के लिए प्रार्थना करने लगी। मैं मना न कर सकी। मुझे याद आया कि रात के समय मेरे बच्चे भी कहानी सुनाने की जिद करते हैं। मैं मान गई। प्रत्येक शनिवार की शाम मैं उन्हें कहानी सुनाने लगी। अब बिना काम के भी मैं वहाँ चली जाती। वो बड़े सतर्क होकर सुनते। वो कहानियाँ सुनने के लिए उत्सुक रहते। इस तरह कई महीने बीत गए। मैंने ड्राइवर रख लिया। तब वही गाड़ी ठीक कराने ले जाता। बहुत समय तक मैं दोनों भाइयों से ना मिल सकी। एक दिन उसने कार खराब होने की सूचना दी। मैंने गाड़ी ठीक करवाने के लिए कहा। जब वो मुझसे मिला तो कहने लगा, मैं जब गाड़ी ठीक करा रहा था तब मैकेनिक ने आपके बारे में पूछा, क्या आप गुडलक गैरेज के मालिक को जानती हैं? मैंने कहा, मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या ये एक नया गैराज है? ड्राइवर ने उत्तर दिया, ये गैराज नया है। मैं हमेशा इसी गैराज में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि इसका मालिक ईमानदार है। वो आपको कई सालों से जानता है। उसने पूछा कि क्या आप भी कॉलेज में पढ़ाती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरा ड्राइवर उसका नाम तक नहीं जानता था। मैं सोचने लगी कि हो सकता है मेरा कोई विद्यार्थी रहा हो। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। कैसे एक व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है? कुछ समय बाद मेरे ड्राइवर ने दूसरी बार गैराज के मालिक के बारे में बताया कि वो मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे उस आदमी से मिलना चाहिए। अगले दिन मैं गुडलक गैराज गई। वो आधुनिक तथा व्यवस्थित ढंग से सज्जित गैराज था। शीशे का बना एक कैबिन था। शायद गैराज का मालिक वहाँ बैठता हो। वहाँ एक सुंदर नवयुवक ने मेरा अभिवादन किया। उसने हाथ में पाना, स्पैनर तथा पेंचकस पकड़ा हुआ था। वो बोला, मैम, कृपया आइए और कैबिन में बैठिए। मैं हाथ धोकर 1 मिनट में आता हूँ।
मैं उसके ऑफिस में सोफे पर बैठ गई। नवयुवक मुझे जाना पहचाना सा लगा कि मैं कहीं इससे मिली हूँ। वह नवयुवक पानी और कॉफी लेकर आया। मैम, आप बहुत बदल गईं। आप बूढ़ी तथा थकी थकी लग रही हैं। मैंने कहा, अपना नाम बताओगे? वो मुस्कुराया। उसके गालों में गड्ढे पड़े। मैं जान गई कि वो कौन है। ये उन दोनों लड़कों में से एक है जो कुछ साल पहले यहाँ गैराज में काम किया करते थे। किंतु वो रामू है या शंकर? उन दिनों भी मैं चकरा जाती थी। वो बोला, मैं रामू हूँ। मैं बड़े स्नेहपूर्वक बोली, बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। आज तुम कितनी अच्छी स्थिति में हो। अब मैं समझ सकती हूँ कि गाड़ी देखकर वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहता था। मैम, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने उन दिनों मेरी बहुत मदद की। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने तुम्हें क्या दिया? मैं तो कुछ पुरानी कमीजें तथा खाना देती थी और कुछ कहानियाँ सुनाती थी। मैम, आप नहीं जानती कि आपकी कहानियों ने कैसे मेरा जीवन बदल दिया। वो कैसे? मैंने पूछा। रामू मेरे सामने बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैडम, हमारी जिंदगी बहुत कठिन थी। शनिवार का दिन ही सुहाता था जब हम आपसे कहानियाँ सुनते थे। हम अपने अंकल के साथ रहा करते थे। हम जो कुछ भी कमाते वो ले लेते। जो कहानियाँ आप सुनाती वो ही हमें हमारी नीरस जिंदगी से बचाती। मैं सोचता कि मुझे स्कूल जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन रात्रिकालीन पाठशाला बहुत दूर थी। हमें घर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। ऐसा लगता पढ़ाई हमारे लिए सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन आपकी कहानियों में से एक कहानी ने हमारी जिंदगी ही बदल डाली। आगे क्या हुआ? अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हुई। मुझे बताओ, वो कहानी कौन सी थी? अब हमारी भूमिका बदल गई थी। मैं श्रोता थी और वो कथावाचक था। एक गांव था जिसमें बहुत से गरीब लोग थे। वो भी रेगिस्तान पार एक समृद्ध शहर में जाने की इच्छुक थे। गांव के बड़े भी उन्हें कहते, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो रेगिस्तान में से पत्थर उठाओ और उन्हें शहर तक लेकर आओ। कोई तुम्हें उन पत्थरों की अच्छी कीमत देगा। एक सुबह दो लड़कों ने अपनी यात्रा आरंभ की। वो अपने साथ खाना और पानी लेकर चले। शुरू में रेत बहुत ठंडी थी और सूरज की गर्मी अधिक नहीं थी। उन्हें थकावट महसूस नहीं हुई। कुछ समय बाद सूरज बिल्कुल उनके सिर के ऊपर आ गया और रेत गर्म होने लगी। बहुत समय तक चलने के बाद उन्होंने सोचा कि रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना सारा खाना खाया और पानी पी लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि वो तो केवल आधा रास्ता ही तय कर पाए हैं। उन्होंने बेचने के लिए पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उनके थैले पत्थर से भर गए और भारी हो गए। एक लड़के ने सोचा कि ये भारी थैला कैसे उठाएं, इसलिए उसने सारे पत्थर फेंक दिए और घर वापस जाने का निश्चय किया। दूसरे लड़के ने कहा, हमें वही करना चाहिए जो हमारे बड़ों ने कहा है। आओ हम इस रेगिस्तान को पार करें और शहर जाएं। पहले लड़के ने नहीं सुना और वापस चला गया। दूसरे लड़के ने चलना जारी रखा। ये बहुत कठिन यात्रा थी। कई बार उसे लगता कि उसका मित्र ठीक था। ये जरूरी नहीं कि कोई उसके पत्थर खरीदेगा, लेकिन आस्था और विश्वास उसे आगे बढ़ने में मदद करते। उसने देखा कि ये दूसरे शहरों जैसा ही है। पास में ही धर्मशाला थी। अंधेरा हो रहा था। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। अब अगली सुबह वो जागा तो उसने सोचा कि वो सारे भारी पत्थर फेंक दे जो उसने इकट्ठे किए थे और वापस अपने गांव चला जाए। उसने अपना थैला खोला। उसने देखा कि सारे पत्थर बड़े बड़े हीरों में बदल गए। एक क्षण में ही वो लखपति बन गया। आपको याद है मैडम, आपने इस कहानी का अर्थ भी समझाया था। एक विद्यार्थी का जीवन रेगिस्तान की तरह है, परीक्षाएं तपते हुए सूर्य की तरह, मुसीबतें गर्म रेत की तरह और पढ़ाई भूख और प्यास की तरह। विद्यार्थी को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। मैंने सारी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ने का निश्चय किया। दृढ़ निश्चय के साथ और कठिनाइयों को फतह करते हुए किसी तरह स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। सर्विस स्टेशन के मालिक ने भी बहुत मदद की। जब मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए तो उन्होंने ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए मेरी फीस भरी। मैं काम करने के साथ साथ पढ़ता भी रहा।
बाद में मैंने बैंक से ऋण लिया और गैराज स्थापित किया। ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिली। मैंने अपना सारा ऋण चुका दिया और अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैम, धनी लोग अक्सर नए जोखिम उठाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि यदि असफल हुए तो उनका सारा धन नष्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कुछ न था जो लुटता। मैंने ये अनुभव से समझा। शंकर आजकल कहाँ है? मैंने पूछा। उसे आपकी दूसरी कहानी से प्रेरणा मिली। रामू मुझे उदास दिखाई दिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। रेगिस्तान में एक गीदड़ रहता था। एक सुबह वो बाहर आया और उसने सूरज की तरफ देखा। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई उससे ज्यादा लंबी है। वो इतनी बड़ी थी कि उसने सोचा वो दोपहर के भोजन के लिए ऊंट का शिकार करेगा। उसने सारा दिन ऊंट की खोज करने में निकाल दिया। शाम हो गई और वो ऊंट को ढूंढ नहीं पाया। इतने में उसकी परछाई उससे भी छोटी हो गई, इसलिए वो चूहे के शिकार के लिए कोशिश करने लगा। मैडम, शंकर गीदड़ की तरह था। उसने हमेशा अपनी क्षमता से बाहर जाकर काम करने की कोशिश की। उसने मेरे साथ काम करने से भी इनकार कर दिया। आजकल वो एक दफ्तर में चपरासी है। ये सुनकर मैं अचरज में पड़ गई। कैसे छोटी छोटी कहानियां उनके जीवन में नाटकीय परिवर्तन ले आईं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरी कहानियों का ऐसा प्रभाव भी पड़ेगा। मैं इन्हें लिखने वाली वास्तविक लेखिका नहीं हूँ। मैं तो उस व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हूँ जिसने ऐसी कहानियों की रचना की है। सुधा मूर्ति।